लोकसभा चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ जोरदार बयानबाजी कर रहे हैं। चुनावी सभाओं में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनता के सामने एक नया भ्रम पैदा कर दिया है कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार केंद्र में आई तो यह संविधान में तमाम तरह के बदलाव कर आरक्षण को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उन्होंने बीजेपी के उस तर्क को आधार बनाया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतनी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वह 400 से ज्यादा सीटें जीतने की बात अपने काम और उपलब्धियों के आधार पर कह रही है। संविधान बदलने का और आरक्षण खत्म करने का ना तो उनका कोई इरादा है और ना ही वह ऐसा कभी कर सकती है। बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि देश में 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी और 10 साल श्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन इन 16 सालों में न तो कभी बीजेपी और न ही बीजेपी सरकार के किसी प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों ने आरक्षण खत्म करने की बात कही। इसके बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर आरक्षण को और पुख्ता कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महाराष्ट्र के सोलापुर की एक रैली में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह संविधान और आरक्षण को लेकर झूठ फैला रही है। इनकी सच्चाई सामने आ गई है तो वे बौखला गए हैं। कांग्रेस ने दशकों तक SC, ST और OBC से जिस तरह विश्वासघात किया है उसके चलते ये लोग उनसे नाराज हैं। PM मोदी ने कहा कि वे पहले ही कह चुके हैं कि खुद बाबा साहेब अम्बेडकर चाहे तो संविधान को बदल नहीं सकते। आज कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले OBC प्रतिनिधित्व के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। असल में इन लोगों की खुद की सच्चाई देश के सामने आ गई है और इससे ये बौखलाए हुए हैं, परेशानी हो रही है। कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं, इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आम्बेडकर चाहे, बाबा साहब आम्बेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। वे आज ज्यादा से ज्यादा सीटें इसलिए मांग रहे हैं कि SC, ST और OBC के आरक्षण में खेल ना हो सके। PM मोदी ने कहा कि इन लोगों ने आरक्षण का बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यकों को देने का खेल खेला है। इसको रोकने के लिए वह मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक सीटें मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अन्य सभा में दलितों के लिए आरक्षण जारी रहने की बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसी भी स्थिति में आरक्षण को खत्म नहीं करेगी। मोदी ने कहा कि जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तब भी एक तबके ने कहना शुरू कर दिया था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। वह 6 साल तक PM रहे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम जब भी सत्ता में आए आरक्षण के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन झूठ फैलाए जा रहे हैं। आरक्षण दलितों, आदिवासियों और पिछड़े तबकों का अधिकार है और उसे कोई नहीं छीन सकता। बीजेपी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार चला रही है और वहां आरक्षण पहले की तरह जारी है, लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने का साफ तौर पर विरोध किया। 30 अप्रैल 2024 को तेलंगाना के जहीराबाद में एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक वे जिंदा हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, OBC का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। भारत में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत आजादी से कई साल पहले हुई थी। 19वीं सदी के एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में सभी के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी। ज्योतिबा राव फूले खुद को शिवाजी से प्रेरित बताते थे। वे यह दावा करते थे कि शिवाजी भी शूद्र थे और अपनी प्रजा के लिए हमेशा खड़े रहते थे, जो कि एक राजा का धर्म है। खुद भी वह ताउम्र इसी धर्म का पालन करते रहे।
ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणवाद को धता बताते हुए बिना किसी ब्राह्मण पुरोहित के विवाह संस्कार शुरू कराया और बाद में इसे बम्बई हाईकोर्ट से मान्यता भी दिलाई थी। उन्हीं की वजह से पिछड़े और अछूत माने जाने वाले वर्ग की भलाई के लिए 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ था। मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था। इस तरह का आयोग बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी देश की पहली राजनीतिक पार्टी थी। इस आयोग का काम ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण करना था। हालांकि भारत में इतनी जातियां हैं, उस लिहाज से यह काम बहुत आसान नहीं था। मामला इतना संवेदनशील था कि आयोग के कार्यकाल को 14 बार बढ़ाना पड़ा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट पूरे 6 साल बाद पिछले साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा था। इस आयोग को बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी थी क्योंकि कई अध्ययनों से यह पता चला कि सालों से ओबीसी के कुछ वर्ग आरक्षण से वंचित चल रहे हैं। ओबीसी की 1000 के करीब ऐसी जातियां हैं जिन्हें पिछले 3 दशक से आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो 48 जातियां बची हैं उन्हें ही आरक्षण का 50% वाला फायदा मिल रहा है। लेकिन इतने सालों बाद अब जब इसके बदलाव की बातें हो रही हैं तो इसके सियासी मायने बड़े हैं। ओबीसी वोट बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। मौजूदा समय में ओबीसी व्यवस्था के तहत यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर जैसी जातियों को आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। अब ये सारी वह जातियां हैं जो अलग अलग राज्यों में बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग करती है। उत्तर प्रदेश में भी यादव को छोड़ बाकी जातियां मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ी हैं। हरियाणा में भी गुर्जर से लेकर जाट ने बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन अब जब ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया जाएगा तो इन जातियों का हिस्सा कुछ कम हो सकता है। उस स्थिति में सियासी नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। इस मामले में एक बात यह भी है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि राज्य सरकारें उन वर्गों को आरक्षण का लाभ दे सकती है जिन्हें वे पिछड़ा मानती है। आमतौर पर आरक्षण सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए होता है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने इसे धर्म के आधार पर लागू किया है। इसमें विशेष रूप से मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि दूसरे विपक्षी दल और उनकी सरकारें इसे सामाजिक न्याय का नाम देकर SC, ST, OBC और वंचित समाज के आरक्षण और हक में बंटवारा चाहती है। तेलंगाना में जब भारतीय राष्ट्र समिति BRS की सरकार थी तब मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य के मुसलमानों को OBC श्रेणी में 4% आरक्षण दिया था। उन्होंने इसे बढ़ाकर 12% करने की कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसी तरह आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस सरकार ने साल 2004 में मुसलमानों की कई जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया और उन्हें 5% आरक्षण देने की सिफारिश की। हालांकि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 2005 में कांग्रेस ने एक अध्यादेश लाकर 5% कोटे का ऐलान किया, लेकिन कोर्ट ने इसे फिर से रोक दिया। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुसलमानों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए उनकी कई जातियों को ओबीसी की सूची में जोड़ा। इसके कारण राज्य की सरकारी नौकरियों और अन्य सरकारी योजनाओं में आरक्षण का 90% से अधिक फायदा मुसलमानों को मिला है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी की 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में 81 जातियों में से 73 मुसलमान हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में 98 में से 45 मुसलमान जातियां हैं। वामपंथी सरकार ने रंगनाथ मिश्र कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ये आरक्षण लागू किया था, जिसे ममता बनर्जी की सरकार ने भी आगे बढ़ाना जारी रखा। इसी तरह केरल में 1956 में पुनर्गठन के बाद से आरक्षण बढ़ाया गया। इसमें ओबीसी के लिए 40% आरक्षण शामिल था। यहाँ ओबीसी के भीतर मुसलमान हिस्सेदारी 10% थी, जो अब 12% हो गई है। केरल में सभी मुसलमानों को ओबीसी माना गया है, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलता है। बिहार में 70 के दशक से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण है। यहाँ गरीब मुसलमानों को पिछड़ी जातियों में शामिल किया गया है। उन्हें सरकारी नौकरियों में 3% कोटा का लाभ मिलता है। इन मुसलमानों जातियों में अंसारी, मंसूरी, इदरिसी, दफाली, धोबी, नालबंद आदि शामिल हैं। बिहार में अब अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग को 30% के बजाय 43%, अनुसूचित जाति को
16% के बजाय 20% और अनुसूचित जनजाति को 1 की जगह 2% आरक्षण का लाभ मिलने की बातें हैं। इनके अलावा सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण का प्रस्ताव है, यानी सबको मिलाकर इसे 75% करने का प्रस्ताव है। तमिलनाडु में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ मुसलमानों और ईसाइयों को 3.5% आरक्षण दिया गया है। इस तरह ओबीसी आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 33.5% कर दिया गया है। इस व्यवस्था को राज्य सरकार यह कहकर सही ठहरा रही है कि यह उप कोटा धार्मिक समुदायों के पिछड़ेपन पर आधारित है, न कि धर्म के आधार पर। इस तरह आरक्षण मुद्दा इस चुनाव में काफी चर्चा में है, लेकिन चुनाव के बाद इस पर काम होगा या नहीं होगा यह तय नहीं है। क्या राजनीतिक दल चुनाव के बाद इस मुद्दे को फिर से बंद कर 5 साल के लिए इससे दूरी बना लेंगी?